आपने देखा होगा कि हाथों पर बहुत अधिक सैनिटाइजर लगाने पर हाथ बहुत शुष्क हो जाते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर में उपस्थित एथेनॉल त्वचा में जल को अवशोषित कर लेता है। आइए हम एथेनॉल के रासायनिक गुणों को अधिक जानते हैं। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ज्वलनशील रंगहीन रासायनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र CH3CH2OH होता है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो में हम एथेनॉल की दो प्रमुख अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जो है निर्जलीकरण और धातुओं के साथ अभिक्रिया। यहां हम देखते हैं कि प्रायोगिक टेबल पर एक स्टैंड पर एक परख नली रखी है, जिसमें कांच, तंतु और सरंध्र पॉट चिप्स उपस्थित हैं। अब इसमें संतृप्त सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके बाद एथेनॉल विलयन मिलाया जाता है। परख नली को बंद करने के लिए एक कॉर्क का उपयोग किया जाता है। फिर एक निकास नली को कॉर्क के छेद के माध्यम से परख नली में डाला जाता है, जो एक दूसरी परख नली से जुड़ी होती है। बर्नर को गर्म करना शुरू किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए कि एक अन्य परख नली में रंगहीन गैस मुक्त होती है, जो है एथीन गैस। क्या आप जानते हैं कि आणविक स्तर पर क्या होता है? यहां सल्फ्यूरिक अम्ल से H परमाणु निकल जाता है और एथेनॉल के ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक कार्बधनायन निर्मित करने के लिए जल अणु त्याग दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांद्र H2SO4 में जल के प्रति प्रबल बंधुता होती है। साथ ही कार्बधनायन में हाइड्रोजन आयन को त्याग दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप C द्विबंध अर्थात एथीन गैस का निर्माण होता है। एथीन गैस युक्त इस परख नली को स्टैंड पर रख दिया जाता है और मुड़ी हुई नली के जरिए ब्रोमीन जल युक्त परख नली से जोड़ दिया जाता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि एथीन गैस नली से होकर ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करती है। आइए हम अभिक्रिया का बारीकी से अध्ययन करते हैं। यहाँ Br2 दो ब्रोमीन परमाणुओं में विभाजित हो जाता है, जो एथीन अणु के प्रत्येक कार्बन से जुड़कर द्विबंध को तोड़ देते हैं और 1,2 डाइब्रोमेथिन का निर्माण करते हैं। यह ब्रोमीन जल को विरंजित करता है। तो हमने सीखा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन गैस का निर्माण होता है। साथ ही एथेनॉल के निर्जलीकरण के लिए 140 डिग्री सेल्सियस का परिवेश तापमान आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया के लिए किस निर्जली कारक का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर सांद्र H2SO4 है, क्योंकि यह निर्जलीकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न मध्यवर्ती से जल के अणु को हटा देता है। अंत में हमने सीखा है कि एथीन गैस ब्रोमीन जल के रंग को भूरे से रंगहीन में बदल देती है। अब आगे हम एथेनॉल की धातुओं के साथ एक और अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। आइए हम परख नली में एथेनॉल मिलाकर प्रयोग शुरू करते हैं। फिर उसमें सोडियम धातु का एक टुकड़ा गिराया जाता है। इस परख नली को एक कॉर्क से बंद किया जाता है और इसमें एक मुड़ी हुई नली डाली जाती है। यहां हम देखते हैं कि एक रंगहीन गैस मुक्त होती है। यह है हाइड्रोजन गैस। आइए देखते हैं कि आणविक स्तर पर क्या होता है। कोई एक एथेनॉल अणु हाइड्रोजन H परमाणु को त्याग कर एक H+ आयन और एक एथॉक्साइड आयन देता है। दूसरा एथेनॉल अणु भी H+ आयन उत्पन्न करता है। ये आयन हाइड्रोजन अणु बनाने के लिए
बंधित होते हैं, जो गैस के रूप में मुक्त हो जाता है, और साथ ही सोडियम एथॉक्साइड का एक रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद जलती हुई लौ को हाइड्रोजन गैस छोड़ने वाली मुड़ी हुई नली के सामने रख दिया जाता है। देखिए कि यह एक पाप ध्वनि के साथ बुझ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस दहन का समर्थन नहीं करती है। सारांश: हमने अध्ययन किया है एथेनॉल को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह निर्जलीकृत होकर एथीन देता है। एथेनॉल की धातुओं के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। फूल इतने आकर्षक क्यों होते हैं? क्या इसका कारण उनकी खुशबू है या उनका रंग या दोनों? क्या होगा जब आप जानोगे कि यह एक हाइड्रोकार्बन है जो रंगीन रंगों और सुगंधित इत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? आगामी वीडियो में एथेनोइक अम्ल और एस्टर के बारे में अधिक जानिए।